गीत के इस अद्भुत प्रस्तुति के लिए हम मौसीकी म्यूजिक सोसाइटी का धन्यवाद करते हैं। अब हम कार्यक्रम के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमारे सम्माननीय वक्ताओं का अभिनंदन किया जाएगा।
हमारे वक्ताओं की विद्वता और उनके योगदान के प्रति हमारी ओर से कृतज्ञता का प्रतीक है। अब मैं मंच पर रमेश वीर सिंह को आमंत्रित करती हूँ। आप आए और कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता सर को सम्मानित करें। आग्रह करती हूँ आप कार्यक्रम के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश सर को सम्मानित करें। धन्यवाद। अब मैं मंच पर कौस्तुभ सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ। आप आए और कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विनोद जायसवाल सर को सम्मानित करें। डॉक्टर स्वर्ण सुमन सर को सम्मानित करें। धन्यवाद। अब मैं मंच पर रमेश वीर सिंह को आमंत्रित करती हूँ। आप इस संगोष्ठी के उद्देश्य, इसके मुख्य विषय झूम झूम सधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निगर सौभाग्य न शब्द दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो दे दो केवल 5 गांव रखो अपने दत्ती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर अश्न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज के ले न सका। जो था असाध्य साधने चला सीधा हरि को बांधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया। धीरे धीरे डगमग बोले भगवान कुपित होकर बोले हाँ हाँ दुर्योधन साधने हाँ दुर्योधन पांडु। माननीय अतिथिगण विद्वज्जनों और मेरे प्रिय मित्रों, आज हम सभी यहाँ पार्थिवन तथा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के तत्वाधान में आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में एकत्रित हुए हैं। इस संगोष्ठी का विषय महामना का सांस्कृतिक राष्ट्र चिंतन हमारे लिए अत्यधिक प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। पहले मैं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। यह न्यास शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में व्यापक सुधार और उत्थान के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य भारतीय समाज में नैतिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करना है। न्यास न केवल आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देता है अपितु भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए भी प्रयासरत है। इस संगोष्ठी का आयोजन भी इस विचारधारा का प्रतिफल है, जहां हम महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के सांस्कृतिक केंद्र राष्ट्र चिंतन पर विचार करेंगे। महामना का राष्ट्र चिंतन एक ऐसी सोच थी जो भारत की सांस्कृतिक जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई थी। उन्होंने हमेशा इस बात पर बल दिया कि भारत की सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखना ही हमारे राष्ट्र के विकास का मूल आधार हो सकता है। महामना ने शिक्षा को केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन ही नहीं अपितु इसे राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का माध्यम समझा। इसी कारण उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां भारतीय संस्कृत और आधुनिक विज्ञान का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। आज जब हम महामना का सांस्कृतिक राष्ट्र चिंतन पर चर्चा कर रहे हैं तो यह हमें अवश्य नहीं भूलना चाहिए कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास जैसी संस्थाओं का योगदान इस विचारधारा को जीवित रखने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस न्यास के प्रयासों के माध्यम से हम उस समृद्ध संस्कृत विरासत को फिर से जागृत कर सकते हैं जो हमारे राष्ट्र की आत्मा है। हम सभी का कर्तव्य है कि महामना के विचारों को समझें, उन पर चिंतन करें, उन्हें अपने जीवन में उतारें। हम एक सशक्त और सांस्कृतिक रूप से संपन्न भारत का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम संगोष्ठी के उस महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमारे माननीय वक्ता अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।
सबसे पहले हम सम्मानपूर्वक आमंत्रित करते हैं हमारे आज के विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर राम सागर मिश्रा को। आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग के आचार्य हैं। आप आज हमारे साथ वेबकैम के माध्यम से जुड़ रहे हैं। सर, कृपया अपने विचार साझा करें। लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस तकनीकी समस्या के कारण आज इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर राम सागर सर, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हम सबों के साथ संवाद के लिए उपस्थित थे, वो अभी हम लोगों तक उनकी बात तकनीकी कारणों से नहीं पहुंच पा रही है। प्रयास होगा कि सर को हम लोग सुन पाए, इसके लिए हम लोग फिर से आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस सत्र की अध्यक्षता करने के लिए अपने बीच में आदरणीय प्रोफेसर शरण कुमार गुप्ता सर उपस्थित हैं। सर अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय में लंबे वर्षों से संबद्ध हैं और इस अपने देश के बड़े विधि विशेषज्ञ के रूप में सर हम लोगों को परिचित हैं। आज इस संगोष्ठी में डॉक्टर विनोद जायसवाल जी, जो कि राष्ट्रीय संगोष्ठी के संयोजक हैं, डॉक्टर स्वर्ण सुमन जी सह संयोजक हैं, और मैं आयोजन सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश। अभी आप लोग हम लोगों को यह सुअवसर मिला है कि हम लोग महामना मदन मोहन मालवीय जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को अपने बीच में स्मरण कर पाए। इसके लिए मंच पर तीन जो वक्ता हैं जिनका नाम अभी मैंने लिया है, वो सभी लोग महामना मदन मोहन मालवीय जी के जीवन के अलग अलग पहलुओं को आपके समक्ष रखेंगे। मैं महामना जी के बारे में बहुत ही ज्ञान रखता हूँ, लेकिन मैं आप सभी लोगों की तरह इस बात का आज स्मरण कर पाता हूँ कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में महामना जी के जीवन का एक बहुत बड़ा जो कार्य है वो हम लोगों के बीच में पिछले 100 वर्षों से उपस्थित है और यह आगे आने वाली कई पीढ़ियों को महामना जी के विचार से अवगत कराता है। महामना मालवीय जी का भारतीय राष्ट्र पटल पर आविर्भाव उस समय हुआ जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। महामना मालवीय जी ने पारंपरिक शिक्षा के उपरांत एक एडवोकेट लॉ के जानकार के रूप में उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू किया और बहुत ही जल्द वो देश के बहुत ही नामचीन वकीलों में से एक हो गए। लेकिन राष्ट्र आंदोलन की जो धारा प्रवाहित हुई उससे मालवीय जी अछूते नहीं रहे और कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई उसके दूसरे राष्ट्रीय अधिवेशन जो कि कलकत्ता में 1886 में हुआ उसमें उनकी सक्रिय भागीदारी हुई और उसके बाद ही
वो अपने पूरे देश के मानस पटल पर महामना जी अपनी एक सशक्त उपस्थिति दर्ज कराते हैं और उसके बाद अपने आप को पूरी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन में अपने आप को झोंक देते हैं। बाद में महामना जी अपने बहुत ही सफल वकालत का जो कार्य था उससे भी अपने आप को अलग कर लेते हैं। वो निश्चय करते हैं कि उनका जीवन का एक एक क्षण राष्ट्र सेवा को समर्पित हो। हम सभी लोग भारतीय इतिहास के राष्ट्र पुरुषों को का स्मरण होता है, हमें ध्यान होता है कि अलग अलग लोगों ने किस तरह से राष्ट्र के राष्ट्रीय पुंज को प्रज्वलित किया। महामना जी ने राष्ट्र सेवा कई रूपों में की। वो एक पत्रकार के रूप में की, उसके बाद में डॉक्टर स्वर्ण सुमन जी जो कि पत्रकारिता एवं जनसंपर्क विभाग से हैं, डॉक्टर प्रोफेसर बाला लखेंद्र सर हैं, वो भी इन पहलुओं पर हम लोगों का ध्यान आकर्षित कराएंगे। विनोद जायसवाल जी जो कि इतिहास के विद्वान हैं और भारतीय इतिहास में महामना जी के राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जो भूमिका रही उसके बारे में वो विशेष रूप से बताएंगे। हमारे अध्यक्ष आदरणीय शैलेंद्र कुमार गुप्त सर, वो महामना जी का जीवन किस तरीके से उन्होंने राष्ट्र जीवन को उद्वेलित किया उसके ऊपर सर का विशेष व्याख्यान हम लोग को सुनने को मिलेगा। मैं अपनी बात को संक्षेप में कुछ 2-3 बिंदुओं को आपके सामने उपस्थित रख के और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। महामना मालवीय जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो आज हम सब लोग जिसे देख पा रहे हैं, यह भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें एक अपना विशेष स्थान रखता है। बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं लेकिन मैं सिर्फ एक बात रेखांकित करूंगा और वो ये कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक पूर्ण विश्वविद्यालय है। एक पूर्ण विश्वविद्यालय कहने का आशय यह है कि आप एक प्रांगण में जितनी भी विधाएं हो सकती हैं उसका अध्ययन कर सकते हैं, चाहे वो योग हो, आयुर्वेद हो, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र हो, अभियांत्रिकी हो, विधि शास्त्र हो, विदेशी भाषा एवं साहित्य हो। आप कोई भी ऐसी विधा का नाम लें और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उसकी पढ़ाई न होती हो, ऐसा नहीं है। जब महामना जी इस विश्वविद्यालय की स्थापना की संकल्पना लेकर आगे आए तो उस समय भारत की जो तात्कालिक परिदृश्य था वो बहुत ही चिंता उत्पन्न करने वाला था। उस समय अंग्रेजों के द्वारा और जो परकीय शासन हमारे ऊपर कई शताब्दियों से चल रहा था उसने हमारे यहाँ के भारतीय शिक्षा व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया था। जो 3 विश्वविद्यालय 1858 के एक्ट से स्थापित किए गए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और मैड्रास यूनिवर्सिटी, वो मूलतः भारत के विश्वविद्यालय की जो अवधारणा है उससे बहुत ही दूर थे। ये यूनिवर्सिटीज नाम तो उनका विश्वविद्यालय था लेकिन यह डिग्री देने वाले संस्थान थे, यानी कि पढ़ाई कॉलेज में करके और स्नातक लोग परीक्षा देंगे जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कराई जाएगी और उस तरह से वो उन्हें डिग्री प्राप्त होगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है मौलिक अर्थ में जहां पर विद्यार्थी लोग अध्ययन करेंगे, अंतेवासी के रूप में जहां पर निवास करेंगे और जहां पर विद्यार्थी, शिक्षक और जो अन्य कर्मचारी हैं सभी लोग एक कैंपस में रहते हुए और अध्ययन अध्यापन के कार्य में रहेंगे। ऐसा यह भारत का, आधुनिक भारत का पहला विश्वविद्यालय। महामना मालवीय जी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस बात को भली भांति समझ रहे थे कि देश को आजादी आज या कुछ वर्षों के बाद मिलनी तय है।
आखिर मुट्ठी भर अंग्रेज इतने बड़े सभ्यता के ऊपर कितने दिन तक शासन कर पाएंगे? बादल सूर्य को कितने देर तक ढके रह सकता है? यह बादल छटेंगे और हमारा जो राष्ट्र है वो अपने मूल रूप में उपस्थित होगा। लेकिन जब वह स्थिति पैदा होगी तो उस राष्ट्र को स्पंदित करने वाली जो शक्तियां हैं वो युवा शक्ति होती है। और महामना जी की दृष्टि थी कि वो जो युवा शक्ति है वो अपने उस ऊर्जा को इस रूप में निर्मित करे कि फिर भारत उस तरह के गुलामी के दलदल में दोबारा न फंस सके। यानी भारत का नेतृत्व एक ऐसे युवा के हाथ में हो जिसे अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान का, राष्ट्र गौरव का और हमारे राष्ट्र का जो स्वर्णिम अतीत था उसका अभिमान भी हो और वो अपने आप में उसके व्यक्तित्व में वो परिलक्षित भी होता। इसलिए महामना जी ने अपनी पूरी ऊर्जा 1905 के बाद, उनकी मृत्यु 1946 में होती है, अगले 41 वर्षों तक अपनी ऊर्जा को उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को स्थापित करने में उन्होंने लगाया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित करने के पीछे उनकी दृष्टि थी कि भारत जो एक समय में पूरे विश्व में ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी था, पूरा विश्व विज्ञान और ज्ञान के लिए भारत की तरफ देखता था, चाहे वो प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला के हों, चाहे नालंदा के हों, विक्रमशिला के हों या उदंतपुरी के हों, अनगिनत विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में थे और विश्व से विद्वान लोग विद्वता के लिए भारत की तरफ आते थे। तो जो प्राचीन भारत का जो शिक्षा का स्वरूप था वो जो परकीय शासन के कारण विलुप्त हो गया था, महामना जी की दृष्टि थी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति के जो आदर्श तत्व हैं उनको संग्रहित करे और विश्व में जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई है उसके साथ संवाद कर सके। लेकिन वो संवाद अपनी धरती पर हो, अपने पूरे मूल के साथ हो, ताकि हम दृढ़ता से अपनी संस्कृति के साथ आगे राष्ट्र को ले जा सके। इस भावना के साथ उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। यानी कि प्राची और प्रतीची का मेल और काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपने पिछले 100 सालों से अधिक के गौरवमयी इतिहास में इस चीज को स्थापित किया है कि किस तरह से यहाँ से पढ़े हुए युवा लोग आगे चलकर हमारे राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ यह दोहराते हुए समाप्त करना चाहूँगा कि किसी भी राष्ट्र का जो आधार है वो उसकी युवा शक्ति है और युवा शक्ति अपने राष्ट्र को तभी एक दिशा दे सकता है जब उसे अपने राष्ट्रीय गौरव का बोध हो। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय इन्हीं मूल्यों को अपने विद्यार्थियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संप्रेषित करने का एक माध्यम है। महामना जी के विचारों का वो एक जीवंत विग्रह है और इस रूप में महामना जी हम सबों के बीच में हमेशा उपस्थित रहेंगे और हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अनुराणी को विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर स्वर्ण सुमन सर का। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जन संप्रेषण एवं पत्रकारिता विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं। आपने हमेशा जनसंचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप आए और अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। सर्वप्रथम महामना के इस मंदिर में महामना को सादर नमन करता हूँ। कार्यक्रम के आयोजन के लिए पार्थिवान शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास
और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर शैलेंद्र गुप्ता सर का, इस कार्यक्रम के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश सर का और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विनोद कुमार जायसवाल जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। विषय है महामना का सांस्कृतिक राष्ट्र चिंतन। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लिखा है कि जब मैं भारत आया तो मैं तिलक के पास गया। तिलक मुझे हिमालय की तरह विशाल लगते थे, परंतु मुझे लगा कि मेरे लिए इतना ऊपर चढ़ पाना संभव नहीं होगा। फिर मैं गोखले के पास गया। गोखले मुझे समुद्र से भी गहरे लगते थे। मुझे लगा कि इतनी गहराई में उतर पाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। फिर मैं मालवीय जी के पास गया। मालवीय जी मुझे निर्मल गंगा की निर्मल धारा की तरह लगे और मुझे ऐसा लगा कि मैं इसमें डुबकी लगा दूं। मेरे चरित्र में दाग हो सकता है, लेकिन मालवीय जी बेदाग, और सुबह सुबह मालवीय जी का स्मरण मात्र से ही आदमी स्वार्थ के लोभ से मुक्त हो जाता है। मैं अपने इष्ट देव के बारे में क्या कहूँ। मैं मालवीय जी का पुजारी हूँ और मालवीय जी मेरे देवता हैं। मैं जितना भी लिखूंगा वह अपूर्ण होगा। यह बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मालवीय जी के बारे में कहते हैं। उसी तरीके से मैं मालवीय जी के बारे में कितना भी कहूँ या फिर हमारे यहाँ जितने सारे वक्ता हैं वो कितना भी कुछ कह लें, वह अपूर्ण ही होगा। पर मैं कुछ अंश के बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि मालवीय जी किस प्रकार इस राष्ट्र के लिए एक मार्गदर्शक और 20वीं सदी के पुनर्जागरण में, नवजागरण में उन्होंने इस राष्ट्र को एक सूत्र में कैसे पिरोया, कैसे बांधा। मैं मालवीय जी की पत्रकारिता के बारे में चर्चा करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आज की पत्रकारिता और उस समय की पत्रकारिता में जमीन आसमान का फर्क है। आज की पत्रकारिता से आप लोग सभी लोग परिचित होंगे। आज पत्रकार का मतलब जो पत्र से कान तक पहुंच जाए, ठीक है, उसे हम लोग पत्रकार कहते हैं। लेकिन उस समय की पत्रकारिता ऐसी नहीं थी। उस समय की पत्रकारिता मूल्यों की पत्रकारिता हुआ करती थी। मूल्य का ये मतलब नहीं, अर्थ का मूल्य नहीं, मूल्य का अर्थ नैतिक मूल्यों से था। हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, उन्होंने इन नैतिक मूल्यों से कभी भी समझौता नहीं किया। मालवीय जी की पत्रकारिता की शुरुआत 1887 ईस्वी में हिंदुस्तान नामक साप्ताहिक पत्र से हुआ। हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान आज वाला नहीं जो हम लोग पढ़ते हैं। हिंदुस्तान नाम हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान से होता है। फिर उसके बाद उन्होंने अपने जीवन काल में 3 पत्रों का प्रकाशन किया। 1907 से इलाहाबाद से प्रकाशित अभ्युदय, 1909 में इलाहाबाद से ही प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक लीडर और 1910 में इलाहाबाद से ही प्रकाशित पत्रिका पत्र मर्यादा का प्रकाशन किया। मालवीय जी 1924 से लेकर 1946 तक हिंदुस्तान टाइम्स के चेयरमैन रहे, अध्यक्ष रहे, और 1936 में उनके प्रयासों का ही फल था जो दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन शुरू हुआ और उन्होंने संपादन भी किया। जो आज हम लोग पढ़ते हैं अखबार, सुबह सुबह आता है ना दैनिक हिंदुस्तान, ठीक है, वो मालवीय जी की ही देन है। उन्होंने ही इसका प्रकाशन किया था। और आपको जानकर के ये हैरानी होगी कि आज इस समाचार पत्र का सर्कुलेशन पूरे विश्व में टॉप 15 के अंदर में आता है।
तो आज जो हम लोग पत्र पढ़ते हैं हिंदुस्तान, वो मालवीय जी की देन है और अभी ये बिरला स्वामित्व के अंदर में है। बिरला समूह इसका स्वामित्व के अधीन है। 1933 में मालवीय जी ने बीएचयू से ही एक धार्मिक पत्रिका सनातन धर्म का प्रकाशन किया था। मुझे नहीं पता कि आज ये प्रकाशित होता है कि नहीं सर, विनोद जी बताएंगे कि आज इसका प्रकाशन होता है। तो ये काफी दुखद बात है कि जो महामाना के ही स्थली में, महामाना के ही मंदिर में उनके द्वारा शुरू की गई पत्रिका का प्रकाशन बंद हो चुका है। मैं चाहूंगा कि आगे इसका प्रकाशन हो। तो महामाना की पत्रकारिता की बात करें तो महामाना ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद जो पत्रकारिता में आए और एक उपजे शून्य को समाप्त करने का प्रयास किया था। 1885 ईस्वी के बाद का कार्यकाल को अगर हम मालवीय युग की पत्रकारिता कहें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। काला कांकर का नाम सभी लोग जानते होंगे। उत्तर प्रदेश में एक जगह है, प्रतापगढ़ जिले का एक गांव है, जो आजादी से पहले वह एक अंग्रेजी रियासत हुआ करता था। उस रियासत के राजा थे राजा रामपाल सिंह। राजा रामपाल सिंह 1885 ईस्वी के आसपास एक पत्रिका निकालते थे, एक साप्ताहिक पत्र था हिंदुस्तान, लेकिन वह इसे दैनिक पत्र बनाना चाह रहे थे। और दैनिक पत्र बनाने के क्रम में उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह आई कि उन्हें कोई योग्य संपादक नहीं मिल रहा था। कलकत्ता कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने मालवीय जी का ओजस्वी भाषण सुना और उन्होंने तय कर लिया कि हिंदुस्तान के संपादक के लिए इससे उपयुक्त व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, मैं संपादक का कार्य मालवीय जी को ही सौंपूंगा। उस समय मालवीय जी अध्यापक का काम कर रहे थे और राजा साहब को यह पता था कि मालवीय जी का मासिक वेतन 60 रुपए था। तो राजा साहब ने यह आग्रह किया कि मैं आपको 200 रुपए मासिक वेतन पर संपादक नियुक्त करता हूं। आज मीडिया घराने में अगर कोई मालिक संपादक को बोले कि 60,000 की बजाय मैं तुम्हें 2 लाख रुपए मासिक दूंगा, कोई पत्रकार मना करेगा, करने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि पत्रकारिता बिल्कुल बदल चुका है। लेकिन मालवीय जी के साथ समस्या यह थी कि राजा साहब और मालवीय जी के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का फर्क था। मालवीय जी की शिक्षा दीक्षा कठोर वैष्णव पद्धति से हुई थी और राजा साहब इंग्लैंड से पढ़कर आए थे, विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, तो उनके साथ सामंजस्य बना पाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो पा रहा था। वो असमंजस में थे कि मैं इस अनुरोध को कैसे स्वीकार करूं। तब उन्होंने राजा साहब के सामने 2 शर्तें रखी। हिम्मत देखिए, जो व्यक्ति 60 रुपए मासिक से 200 रुपए की नौकरी पर जा रहा हो, वह अपने मालिक के सामने यह शर्त रखता है कि मैं इस शर्त के ही मैं काम करूंगा। तो उन्होंने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि आप मेरे संपादकीय नीति में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें, और दूसरी शर्त यह थी कि जब भी आप मुझे बुलाएंगे किसी भी विचार विमर्श करने को, तो आप शराब का सेवन नहीं करेंगे। अगर शराब का सेवन करते वक्त आपने मुझे अपने पास बुलाया तो मैं उसी दिन अपने संपादक का कार्य छोड़ दूंगा। इस प्रकार महामना 1887 ईस्वी में अध्यापक पद से त्यागपत्र दे देते हैं और हिंदुस्तान का संपादक नियुक्त होते हैं। तकरीबन 2.5 साल के कार्यकाल में हिंदुस्तान पूरे भारत में लोकप्रिय हो गया।
महामना ने उसमें राष्ट्रीयता से परिपूर्ण कई सारे लेख लिखे, विचारों की क्रांति ला दी। हिंदुस्तान एक लोकप्रिय पत्र माने जाने लगा। इस प्रकार 2.5 साल के बाद क्या हुआ कि एक बार राजा रामपाल सिंह उन्हें बुलाते हैं। रात्रि का समय था, लेकिन राजा साहब ये भूल गए कि वह उस समय मदिरा का पान किए हुए थे। जैसे राजा साहब के पास वो जाते हैं तो वातावरण में शराब की बू आने लग गई। मालवीय जी थोड़े से संकुचित हुए, लेकिन फिर भी वो राजा साहब के पास गए और उन्होंने जिस महत्वपूर्ण विषयों पर उन्हें बुलाया हुआ था वो बैठे, विचार विमर्श किया। फिर वो अपने कक्ष में आते हैं और एक त्यागपत्र लिखते हैं और त्यागपत्र राजा साहब को दे देते हैं। राजा साहब को देते वक्त उन्होंने यह कहा कि राजा साहब, मेरे संपादन के कार्य के लिए कुछ शर्तें थी, कल रात आपने वो शर्त तोड़ दी है, इसलिए मैं अपना त्यागपत्र दे रहा हूं और मैं जाता हूं। राजा साहब को कार्यक्रम सुना होगा जिसमें वह यह कहते हुए कि हम लोग पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद उसे क्या करते हैं, वह हमारे घर में पड़ा रह जाता है। हमें करना यह चाहिए कि पढ़कर हमें अपने पड़ोसी को देना चाहिए, वो पड़ोसी फिर पढ़ करके दूसरे पड़ोसी को दे, फिर वह दूसरे पड़ोसी तीसरे को दे। इस प्रकार वो सारे मोहल्ला में एक कम्युनिटी रीडिंग ऐसा कॉन्सेप्ट बनेगा, इसकी वो संकल्पना करते हैं। लेकिन इसकी संकल्पना जो है महामना ने अभ्युदय पत्र में ही कर दी थी। वह कैसे कि अगर आप लोग देखेंगे अभ्युदय पत्र, इंटरनेट पर सर्च करेंगे, अभ्युदय का वो पत्र आपको मिल जाएगा, जिसके हर एक पृष्ठ में लिखा रहता था कि कृपया अभ्युदय को पढ़ने के बाद इसे किसानों को दे दें। वह चाहते थे कि किसान भी जागरूक बने। जब तक निचला तबका समाज का, जो मेहनतकश तबका है, उसमें जागरूकता नहीं आएगी, तब तक हम राष्ट्र को एक सूत्र में नहीं जोड़ सकते। उसके बाद 1909 में वह अंग्रेजी दैनिक लीडर का प्रकाशन करते हैं। लीडर के साथ वो काफी भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे और काफी संवेदनशील थे। लीडर के प्रकाशन के समय तकरीबन 1.5 वर्ष के बाद लीडर के साथ समस्या यह हुई कि वह घाटे में जाने लगा। जब लीडर के संचालकों ने मालवीय जी को यह बात बताई कि लीडर की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है, उस समय महामना काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए धन एकत्रित कर रहे थे। महामना को काफी आघात पहुंचा, वो काफी विचलित हुए और इसके बाद वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना का कार्य बीच में ही छोड़ करके वह लीडर को बचाने के लिए वह धनोपार्जन कार्य में जुट जाते हैं और यह कहते हैं कि मैं लीडर को मरने नहीं दूंगा। एक व्यक्ति का अपने पत्र के साथ कितना भावनात्मक संबंध हो सकता है, यह सुनिएगा कि वह सबसे पहला हाथ किसके आगे फैलाते हैं। सबसे पहला हाथ अपनी पत्नी के आगे फैलाते हैं, अपनी झोली फैला करके वह यह बोलते हैं कि तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे 4 ही पुत्र हैं, तुम्हारा 5वां पुत्र लीडर है। धनोपार्जन के कारण क्या हुआ, आर्थिक संकट के कारण अगर इस पर विपत्ति आई है तो क्या हुआ, मैं इसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। और यह महामना के तप का ही फल था कि लीडर बच गया। ये जो संवेदना है, ये जो भावना है, वह एक पत्रकार को अपने पत्र के साथ होना चाहिए। आज के पत्रकार को यह सीखना चाहिए महामना से। जब महामना 1910 में जो वह कार्य करते हैं, वह भारतीय पत्रकारिता में
मील का पत्थर साबित होता है। 1910 में अंग्रेजी हुकूमत 1910 का प्रेस एक्ट लेकर के आती है। इस प्रेस एक्ट में यह बात थी कि सरकार विरोधी गतिविधियों में जो कोई भी संलिप्त होगा उसे कड़ा दंड दिया जाएगा और उसका पत्र, समाचार पत्र बंद कर दिया जाएगा। आपको जान करके हैरानी होगी कि उस समय किसी भी संपादक में इतना साहस नहीं था कि अंग्रेजी हुकूमत के 1910 के प्रेस एक्ट का विरोध कर सके। गोखले समझाते हैं मालवीय जी को कि मालवीय, सरकार से विरोध करना उचित नहीं होगा, हमें चाहिए कि हम सरकार का समर्थन करें और इस एक्ट का हम लोग विरोध न करके सरकार का सहयोग करें। एक अकेले उस समय संपादक थे मालवीय जी, जिन्होंने 1910 प्रेस एक्ट का विरोध किया, और वो गोखले को बोलते हैं कि गोखले भाई, मेरे यह अंतःकरण की यह प्रेरणा है कि मैं इस प्रेस की आजादी के लिए मैं इस एक्ट का विरोध करूंगा। अस्तु जो होगा देखा जाएगा, मैं उसे भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं विरोध अवश्य करूंगा। और वो विरोध करते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हैं, और आगे आने वाले दिनों में अंग्रेजी सरकार जो भी प्रेस एक्ट बनाती है उसका सीधा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। एक और वाक्य मैं बोलना चाहूंगा कि अक्सर लोग बोलते हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, और उन पर ये भी बोला जाता है कि वो काफी धार्मिक व्यक्ति थे, हिंदुओं के प्रति उनका ज्यादा लगाव था। लेकिन महामना हिंदू और मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल है। यह बात कोई और नहीं कर रहा, यह बात आजादी के पहले प्रकाशित हुए उर्दू पत्र वह कहते हैं, और उर्दू पत्र का नाम है अंदलिबे हिंद नजर। अंदलिबे हिंद नजर ने देवता है मालवीय के नाम से एक कविता प्रकाशित किया, और मालवीय जी का वह गुणगान करता है कि सर असर मातम है दुनिया जिस तिलक की मौत पर, सर असर मातम है दुनिया जिस तिलक की मौत पर, सच तो यह है कि उस तिलक का रहनुमा है मालवीय। गोखले ने जो दिया था हमको पैगामे अजल, अजल मतलब बरकशाली, गोखले ने जो दिया था हमको पैगामे अजल ए नजर, उस इब्तिदा की इंतहा है मालवीय। दिल खुदा का घर है, दिल खुदा का घर है, उस घर में बसा है मालवीय, हम पुजारी हैं, हमारा देवता है मालवीय। तो आज के मीडिया के पत्रकारों को मालवीय जी के मूल्यों से सीखना चाहिए, उनके आदर्शों पर चलना चाहिए, और ऐसी पत्रकारिता करनी चाहिए जिससे राष्ट्र का हित हो, हमारा नैतिक मूल्य बन सके। मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो महामना का एक अस्थाई मंदिर है, एक शिक्षक होने के नाते यहाँ के सारे शिक्षकों, यहाँ के सारे छात्रों, कर्मचारियों से यह आग्रह करूंगा, यह अनुरोध करूंगा कि हम नैतिक शिक्षा, मूल्यों और राष्ट्र की भावना को जगाएं और इसका प्रचार प्रसार करें। यही कार्य महामना के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।